हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पढ़ो पढ़ाओ में स्वागत है। आज हम क्लास 6 चैप्टर 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन उपस्थित है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन, इसी को हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। इसे अद्भुत ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ मानव जीवन है। जीवन के लिए जो भी आवश्यक तत्व है जैसे भूमि, जल, हवा, ये पृथ्वी पर मौजूद है। इसके कारण से ये पृथ्वी जो है अद्भुत ग्रह भी कहलाता है। अच्छा, पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के तीनों घटक आपस में मिलकर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे पहला भूमंडल के बारे में जानते हैं, तो भूमंडल पृथ्वी का वह ठोस भाग है जिस पर हम रहते हैं। दूसरा आता है वायुमंडल या एटमॉस्फेयर। पृथ्वी के चारों ओर फैली जो गैस है, जो हमारे लिए सांस लेने लायक है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें, ये सभी मिलकर एक पृथ्वी को वायुमंडल, एक एटमॉस्फेयर प्रदान करती है जिस पर हम सांस लेते हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल भी पाया जाता है जिसको कि हम लोग जलमंडल कहते हैं। और जलमंडल से हमें याद आया कि हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, इसी जल के वजह से। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं मौजूद होती है, जैसे ठोस, द्रव और गैस। ये हमने अभी पढ़ा। इसके बाद हम समझते हैं कि जीव मंडल क्या है। तो जीव मंडल जो होता है वो एक ऐसा सीमित क्षेत्र है जहां पर स्थल, जल और वायु एक साथ मिलते हैं और सभी प्रकार के साथ एक जीवन तैयार करते हैं। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल, हवा एक साथ मिलते हैं और जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। इसे जलमंडल कहते हैं। अब भूमंडल की पढ़ाई हम जब कर रहे हैं तो भूमंडल में महाद्वीप आते हैं। जितने भी जमीनी चीजें हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो भूमंडल, पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भाग में बांटा गया है, महाद्वीप और महासागरीय बेसिन। तो महाद्वीप कहाँ है? महाद्वीप जो हमारे पृथ्वी में है, पृथ्वी में अलग अलग महाद्वीप है और इसमें महासागरीय बेसिन भी है। तो महाद्वीप कितने होते हैं हमारी पृथ्वी में? तो महाद्वीप जो है हमारी पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप है। अच्छा, सातों महाद्वीप के बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम ये जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पर समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। जैसे समुद्र तल की ऊंचाई को 0 माने, उसके बाद वहां से ऊंचाई को नापते हैं। अब ये जानना रोचक होगा कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। और विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर में स्थित है मेरियाना गर्त, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। तो कल्पना करके देखिए, जो माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई 8,848 है, लेकिन गर्त जो है, जो महासागर के प्रशांत महासागर में मेरियाना ट्रेंच जो है वो 11,022 मीटर है। यानी कि ये इस गर्त में एक माउंट एवरेस्ट आसानी से समा सकते हैं। ये एक रोचक बात थी। अब आगे बढ़ते हैं, महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं। महाद्वीप के बारे में पढ़े तो सबसे पहला महाद्वीप आता है हमारे पास एशिया, दूसरा आता है यूरोप, फिर अफ्रीका, फिर उत्तर अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये सब के बारे में अब हम धीरे धीरे एक एक करके पढ़ते हैं और समझते हैं। पहला आता है एशिया। एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल, जितना पृथ्वी उसके क्षेत्रफल का 1/3 पार्ट जो है
अगर पूरे पृथ्वी को 3 भाग में बांटे तो एक भाग पूरा का पूरा एशिया महाद्वीप ले लेता है, इसी को कहते हैं 1/3 पार्ट। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और इससे कर्क रेखा गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। एशिया महाद्वीप के पश्चिम में यूराल पर्वत है और वहां से यूराल पर्वत जो होता है ना, वो एशिया और यूरोप को अलग करता है। तो जो भाग एशिया और यूरोप एक साथ है उस संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहते हैं, और जो पर्वत इसे अलग करता है वो यूराल पर्वत है। ठीक है, हमने एशिया के बारे में पढ़ा। अब पढ़ते हैं यूरोप के बारे में। तो यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। यूरोप जो है साइज में बोले तो एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है और आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। याद करिए, आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्त के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। आर्कटिक उत्तरी गोलार्ध में है, अंटार्कटिक दक्षिणी गोलार्ध में है। तो यूरोप से आर्कटिक वृत्त होकर गुजरता है। ये 3 तरफ से जल से घिरा है। यूरोप जो होता है 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। अब अगला पढ़ते हैं अफ्रीका के बारे में। तो अगर क्षेत्रफल की बात करें, साइज की बात करें, तो एशिया के बाद का महाद्वीप आता है अफ्रीका। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अच्छा, गौर करने लायक की बात यह भी है कि विषुवत इक्वेटर के बारे में जो हमने पढ़ा था, इक्वेटर 0 डिग्री अक्षांश जो होता है, इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होके जाता है। अफ्रीका के एकदम मध्य से होके जाता है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि कर्क रेखा, विषुवत रेखा, विषुवत वृत्त या और मकर रेखा, तीनों रेखाएं अफ्रीका से गुजरती है। अफ्रीका में विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान भी है। अच्छा, यह महाद्वीप जो है चारों तरफ से समुद्र और महासागर से घिरा हुआ है। विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी, वो अफ्रीका से ही होकर गुजरती है। विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी है, जो कि अफ्रीका से होकर गुजरती है। तो ये था अफ्रीका के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं उत्तरी अमेरिका के बारे में। तो उत्तरी अमेरिका तीसरा बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। इसे कहते हैं पनामा। ये दक्षिण अमेरिका से जो जुड़ा हुआ है वो सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। जो उत्तरी अमेरिका है वो पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागर से घिरा हुआ है। जैसे उत्तर में ये आर्कटिक महासागर से, वहीं पूर्व में वह अटलांटिक महासागर से, और दक्षिण पश्चिम में यह प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। यह उत्तरी अमेरिका है, प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं दक्षिणी अमेरिका के बारे में। तो दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडी जिसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बहती है। दक्षिण अमेरिका के पूर्व में अटलांटिक महासागर है और पश्चिम में प्रशांत महासागर है। पश्चिम में प्रशांत महासागर है। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया है जो सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। चारों तरफ से महासागर और समुद्रों से घिरा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया चारों तरफ से महासागर और समुद्र से घिरा हुआ है। इसी कारण से इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, यानी कि इजलैंड कॉन्टिनेंट इसे कहते हैं। इसे इजलैंड कॉन्टिनेंट कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को। अब आगे बढ़ते हैं अंटार्कटिका के बारे में। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अंटार्कटिका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव जो है वो
अंटार्कटिका के बीच में स्थित है। क्योंकि दक्षिणी ध्रुव का क्षेत्र के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है कि यहाँ पे हमेशा ठंडी बनी रहती है, बर्फ की मोटी परतें बनी रहती है, यहाँ कोई भी मनुष्य निवास नहीं है। भारत के 2 शोध केंद्र, यहाँ अलग अलग शोध केंद्र होते हैं, सभी कंट्री से लोग यहाँ शोध करने आते हैं, रिसर्च स्टेशन होते हैं। तो इंडिया का रिसर्च स्टेशन यहाँ पर है, 2 नाम से है, मैत्री और भारती यहाँ पर है। तो हमने महाद्वीप के बारे में पढ़ा। अब महासागर, तो सबसे पहले जलमंडल और महासागर में से स्टार्ट करते हैं। तो जलमंडल में आता है कि सबसे पहले पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। कारण क्या है नीला ग्रह कहने का? तो पृथ्वी का 71% भाग जो है वो जल से ढका हुआ है, 29% भाग जमीन है, माने स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित होते हैं। इसमें महासागर है, नदी है, झील है, भूमिगत जल है, ये सब है, वाष्प, जलवाष्प भी है, तो सब है। इसके बावजूद भी क्या होता है, पृथ्वी पर अभी भी पानी की समस्या बनी हुई है। इसका क्या कारण है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97.2% भाग जो है वो खारा है और उपयोग लायक नहीं है। इतना खारा है कि इसको मानव उपयोग कर ही नहीं सकता है। शेष जो बचा हुआ पार्ट है वो भूमिगत जल, झरने में है, जो अलवन है जिससे मनुष्य उसका इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का अर्थ है कि नीला ग्रह में हम रहते तो हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें पानी की कमी महसूस होती है। अब महासागर के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले महासागर में पढ़े तो पहला महासागर, कुल 5 महासागर है हमारे यहाँ, हमारी पृथ्वी पर। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर यहाँ है। तो हमने अभी पढ़ा महासागर, 5 महासागर होते हैं और इसके नाम हमने पढ़ा। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं एक एक करके महासागर की क्या क्या विशेषता है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है प्रशांत महासागर, जो कि सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग में फैला हुआ है। सबसे गहरा, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग जो है मेरियाना गर्त, मेरियाना ट्रेंच जो है पैसिफिक ओशन में ही स्थित है। प्रशांत महासागर का आकार लगभग वृत्ताकार है और इसे चारों ओर से कुछ महाद्वीपों ने घेर कर रखा है। वो महाद्वीप क्या क्या है? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका प्रशांत महासागर को घेरे हुए है, प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह इंग्लिश का एस लेटर के जैसा दिखता है। इसके पश्चिम किनारे पर उत्तरी और दक्षिण अमेरिका है, पूर्वी किनारों पर यूरोप और अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा ऐसी है कि इसमें जो है पत्तन, पोत्राशय जो है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आते हैं। मतलब कि ये बिजनेस के लिए यह सबसे व्यस्त महासागर भी है, क्योंकि यह व्यापार की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। अटलांटिक महासागर सबसे व्यस्त महासागर हुआ। हिंद महासागर का नाम अगर बात करें तीसरा, तो ये ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, यानी कि भारत के नाम पर है। इसका साइज क्या है? इसका साइज है त्रिभुजाकार, ट्रायंगुलर शेप में है ये। इसके उत्तर में एशिया महाद्वीप, पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थित है। हिंद महासागर के उत्तर में एशिया है, पश्चिम में अफ्रीका है और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थित है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं दक्षिणी महासागर के बारे में। तो दक्षिणी महासागर जो है वो अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से, अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरती है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। तो दक्षिणी महासागर जो है वो अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री
दक्षिण अक्षांश तक, उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। अब पढ़ते हैं आर्कटिक महासागर के बारे में। तो आर्कटिक महासागर जो है उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है। यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों एवं यूरेशिया से घिरा हुआ है। आर्कटिक महासागर के बारे में जाने तो यह उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है, इसके चारों ओर फैला हुआ है। इसी में बेरिंग जल संधि भी आर्कटिक महासागर में ही है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों यूरेशिया से घिरा हुआ है। ये था आर्कटिक महासागर के बारे में। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर, वायुमंडल और जीवमंडल के बारे में। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। वायु की एक पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण और अटूट भाग है, इसीलिए तो इसे अद्भुत ग्रह कहते हैं, क्योंकि यह सांस लेने लायक अवस्था यहाँ मौजूद है। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाता है। अच्छा, इस वायुमंडल की मोटाई कितनी है? 1600 किलोमीटर। वायुमंडल को इसके घटक, तापमान और अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। ये 5 परत क्या है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। अच्छा, अब वायुमंडल है किस चीज़ से बना हुआ? तो वायुमंडल ऑक्सीजन, मुख्यतः ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से बना है, जो कि साफ और शुष्क हवा का 99% भाग है। तो इसमें नाइट्रोजन जो है 78% पाया जाता है, ऑक्सीजन जो है 21% और दूसरी गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये सब 1% में पाया जाता है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड हीट को रोक कर रखता है, उष्मा को अवशोषित करके रखता है, पृथ्वी की गर्मी को बना कर रखता है, और पौधे के लिए भी आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन सब एक लिमिट में, सब एक सीमित मात्रा में। जहाँ इनकी मात्रा बढ़ती है तो प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगता है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं, वहाँ पर वायुमंडल की डेंसिटी समुद्री तल से सबसे अधिक होता है डेंस। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं, ये डेंसिटी जो होता है घटता जाता है। यही कारण से क्या होता है कि पर्वतारोही जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं, जो ऊंचाई पर जाते हैं, वो ऊपर जाने के जब ऊपर चढ़ते हैं तो वो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हवा की घनत्व, हवा की जो डेंसिटी होती है वो घटती जाती है। तब आगे बढ़ते हैं कि इसका जैसे जैसे ऊपर की ओर हम लोग बढ़ते हैं, तापमान भी घटता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग दबाव, कहीं पे ज़्यादा होता है, कहीं पे कम होता है। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर भी बहती है, और इस गतिशील वायु को ही पवन कहते हैं। विंड जिसे कहते हैं, पवन कहते हैं। ठीक है, तो हम ये समझें कि पर्यावरण की जो घनत्वता है, डेंसिटी है, वो ऊपर जाने पर घटती है। इसी कारण से हमें जब पहाड़ों पर पर्वतारोही जो होते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। इसके अलावा हमने ये समझा कि ऊपर जाने पर तापमान भी घटता है। अच्छा, वायु का दबाव, ये जो वायुमंडल है पृथ्वी पर एक दबाव डालती है। ये दबाव जो होता है हर जगह अलग अलग होता है, कहीं पे ज़्यादा होता है, कहीं पे कम होता है। अच्छा, अब आगे गतिशील वायु, ये वायु जो होता है हमेशा गतिशील है, तो इस गतिशील वायु को ही पवन कहते हैं। ये हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट है जीवमंडल के बारे में। जीवमंडल जो होता है स्थल जल, जीवमंडल जो है स्थल जल हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है, इसे जीवमंडल कहते हैं। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं, जो कि सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया से लेकर बड़े बड़े स्तनधारी भी पाए जाते हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जाने अनजाने हम हमेशा एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं।
रहते हैं, हमेशा रहेंगे। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, जंतु जगत और पेड़ पौधों को कहते हैं पादप जगत। पृथ्वी की ये तीनों परिमंडल जो है जीवमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल, ये तीनों परत जो है, ये तीनों मिलकर जीवों को रहने के लिए एक मुख्य आवास प्रदान करते हैं, जिसमें जीव आवास रहते हैं, एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। अच्छा, इसके अलावा झीलों नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल जीवों को, तो देखिए हर चीज़ एक दूसरे पे निर्भर है और एक सीमित मात्रा में हर किसी को ज़रूरत है। अब अत्यधिक, अगर हमें लकड़ी की अत्यधिक आवश्यकता है तो हम जंगलों की कटाई करेंगे, इससे मिट्टी प्रभावित होगी, मिट्टी से जल प्रभावित होगा, जल से जीवन प्रभावित होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि पृथ्वी पर जितने भी संसाधन है उसका सीमित इस्तेमाल करें। अत्यधिक मात्रा में प्रदूषण, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की एक नियमित या एक लिमिट में हमें आवश्यकता है ताकि पृथ्वी गर्म रहे, लेकिन हमारे अत्यधिक पेड़ काटने या आजकल के उद्योग, गाड़ियों का ज़्यादा चलना, इससे क्या होता है, वायु प्रदूषित होती है और इससे भूमंडलीय ताप भी उत्पन्न होता है, एनवायरनमेंट हमारा गर्म हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल के बीच एक प्राकृतिक संतुलन जो बना हुआ है उसे मनुष्य को बनाकर रहना चाहिए, तभी यहाँ पे मनुष्य निवास कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम क्वेश्चन आंसर का सेशन नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।